ओम रुद्राय आसो जस्ताप्रो आरोण ओतापवरोः सोमाङ्गराः ये चैनगो रुद्रा आभूता दक्षसरिताः सागरासो वैखा गोहे दईमाहे ओम रुद्राय आतो जो स्वगपातेने नगरी विलोहिताः ओतैनान्वता अदर्शरां नोदाः साः सादृष्टामृदायातिनाः ओम रुद्राय नमस्तु नगरी वायाताः कराक्ता यामे लोके आभोगे अभियातवाद हातेभ्यो करन्नमः ओम रुद्राय प्रावोन्सादात्मानस्सामो वायोराज्ञोर्जान्मा यास्ते हत ईश्वरः परातात् भगवो भव ओम रुद्राय दिव्यान्धनोः कापरदीनो भीतरिरो दानवायेतेने पुष्टानात्मकाये नमो नमो ओम रुद्राय नमो नभुलोटाय दिव्याधेने तानात्मकाये नमो नमो भाववियाहे जय जगतात्मकाये नमो नमो रुद्राय ताताये क्षेत्राणां पताये नमो नमः सोताय हन्तै वनानां पताये नमो ओम रुद्राय पता है लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वांटेड मोर आउट ऑफ लाइफ, बट मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LLC. यहाँ सब कुछ है, with products, zero investment, leading organization and unlimited opportunity. तो क्या आप तैयार हैं? LLC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी कैसी मेरी अपनी पटाखा चाहे रिजब का स्वाद। उत्तराखंड के खास बुलेटिन देखें आप और मैं हूं आपके साथ सुप्रीम शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। हरिद्वार में गंगा जल 20 श्रेणी का मिला है। इसका खुलासा उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया कि हरिद्वार में गंगा का जल नहाने के लिए उपयुक्त है, लेकिन पीने के लिए गंगा का जल योग्य नहीं है। पिछले महीने गंगा के जल की गुणवत्ता की जांच उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने की थी। उसमें पानी की गुणवत्ता 20 श्रेणी में आई। इस श्रेणी में पानी पीने के योग्य नहीं माना जाता। आपको बताते चले कि हर महीने उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गंगा के पानी के नमूने को लेकर जांच करवाता है और पीसीबी के अधिकारियों के अनुसार इसी क्रम में पिछले महीने हरिद्वार में पानी की गुणवत्ता की जांच करवाई गई थी। इसमें पानी की गुणवत्ता 20 श्रेणी में मिली है। इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ धनराज गर्ग ज्वाइन कर चुके हैं उत्तराखंड से। धनराज, बताइएगा 20 श्रेणी की जो गुणवत्ता है वो गंगा जल की प्राप्त हुई है, क्या कुछ अधिक जानकारी है? गंगा जल की जो एक जांच की जाती है गंगा जल की और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा जांच की जाती है, और जिसमें जो गंगा जल की श्रेणी है वो 20 श्रेणी में आया है, जिसमें कि ये गंगा जल पीने लायक नहीं होता है। हालांकि नहाने लायक इसको माना जाता है, लेकिन पीने लायक नहीं माना जाता है। इसको लेकर कहीं न कहीं अब जैसे कि गंगा जल को लेकर जो प्रत्येक महीने जो जांच की जाती है उसमें ये खुलासा हुआ है और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ये खुलासा किया है। और अब
देखिएगा कि जिस तरीके से हर महीने जांच होती है, तो अब एक जांच दोबारा होगी तो उसमें पता लगेगा कि क्या श्रेणी में आता है। क्योंकि अभी देखा जाए कि जो 20 श्रेणी में आया है, इसको लेकर जनता से भी अपील प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा की गई है कि इस जल को अभी पीने के लिए ना लें, बल्कि नहाने के लिए आप ले सकते हैं, या फिर आप पूजा पाठ के लिए गंगा जल को यूज कर सकते हैं, लेकिन पीने के लिए इसको यूज ना करें। इसको लेकर कहीं ना कहीं एक अपील भी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से की गई है। लेकिन धनराज, अब क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे प्रशासन की तरफ से ताकि इस जल की श्रेणी में जो है वो थोड़ा सा सुधार हो पाए, गंगा जल थोड़ा सा साफ हो पाए? देखो सिर्फ देखिए, प्रत्येक वर्ष कहीं ना कहीं जो गंगा जी है उसको साफ सफाई करने का जो बीड़ा है वो सरकार के द्वारा कराया जाता है, और लगातार देखिए कि साफ सफाई जरूर होती है गंगा की। लेकिन इस बार जिस तरीके से देखा जाए कि जो 20 श्रेणी में गंगा जल आया है, इसको लेकर कहीं ना कहीं अब सरकार भी चिंतित है और इसको सफाई की आवश्यकता है। यानी कि अब एक बार फिर से गंगा की सफाई कराई जा सकती है, और उसमें कहीं ना कहीं जो जल 20 श्रेणी में आया है, इस तरह का जल दूषित न हो, उसको लेकर कहीं ना कहीं कड़े कदम जरूर उठाए जा सकते हैं। क्योंकि लगातार देखा जाता है कि गंगा जी के अंदर जो गंदगी है उसको फैलाने के लिए जो लोग फैलाते हैं, उसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से भी सख्ती जरूर बरती जाएगी ताकि ये गंगा जल शुद्ध हो सके। धनराज, क्या पहले भी इस तरीके की गुणवत्ता जो है वो निकलकर सामने है, या फिर पहली बार 20 श्रेणी में यहाँ पर ये फॉल किया है? देखिए चेतन, ये पहली बार इस बार जो 20 श्रेणी में आया है गंगा जल, इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार जरूर चिंतित है। और आज से पहले कभी इस तरीके से गंगा जल 20 श्रेणी में नहीं आया है। हालांकि 80 श्रेणी में रहता था, और इसके बाद आप देखिएगा कि अब 20 श्रेणी में आया, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन को भी सख्त होने के निर्देश दिए गए हैं। क्योंकि लगातार देखा जाता है कि गंगा जी में नहाने के लिए दूर दूर से जो श्रद्धालु है वो आते हैं। चाहे हम किसी भी गंगा स्नान की बात करें तो आप हरिद्वार में लगातार भीड़ देख सकते हैं, और उससे कहना कि गंदगी नहाना तो ठीक है, लेकिन जो हरिद्वार में लोग दूर दूर से आते हैं वो गंगा जल अपने साथ ले जाते हैं, कहीं ना कहीं पीने के लिए भी इस्तेमाल गंगा जल किया जाता है। तो उन लोगों को हिदायत दी गई है कि अब इस गंगा जल का इस्तेमाल केवल नहाने के लिए करें और इसे पिए ना। बिल्कुल सिपन, देखिए मैंने आपको बताया कि उत्तराखंड को एक पर्यटन नगरी कहा जाता है। लगातार पर्यटन हो या श्रद्धालु हो, लगातार हरिद्वार के अंदर आते हैं, और गंगा जल नहाने के साथ साथ वो अपने घर के लिए भी ले जाते हैं, पूजा पाठ के लिए ले जाते हैं, पीने के लिए ले जाते हैं। लेकिन अब प्रशासन की तरफ से लगातार अपील भी की जा रही है कि इस जो गंगा जल वो ले जा रहे हैं उसको पीने के लिए इस्तेमाल न करें, बल्कि वो पूजा पाठ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, नहाने के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल धनराज, देखिए यहाँ पर लोगों की भी काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर पर्यटक हैं या फिर जो स्थानीय लोग हैं, अगर वो जल को प्रदूषित ना करे, गंगा जल को प्रदूषित ना करे, तो कहीं ना कहीं वापस ये B श्रेणी से A श्रेणी में आ सकता है। बिल्कुल सिपन, कहना कहीं जनता को भी इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी, श्रद्धालुओं को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी, उसके साथ ही पर्यटकों को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी कि वो गंगा जी में जब नहाने आते हैं तो उसको प्रदूषित ना करें, बल्कि उसका देख रखाव करें और इस तरीके से दूषित ना करें ताकि ये 20 श्रेणी में आए। क्योंकि यदि 20 श्रेणी में आता है तो कहीं ना कहीं जनता को ही इसका नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि वो अपने घर में इसको यूज नहीं कर सकते, पीने के लिए यूज नहीं कर सकते। और ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन को भी सख्ती बरतने की आवश्यकता जरूर होगी, क्योंकि जो पर्यटक आते हैं या श्रद्धालु आते हैं वो गंगा जी में जो इस तरह का कृत्य करते हैं, यानी कि कहा जाए कि जो दूषित करने का काम करते हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ठीक है धनराज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। धनराज कर जहाँ उत्तराखंड के हवाले से अपडेट करे थे, जहाँ पर गंगा जल की गुणवत्ता की जांच की गई, और इस जांच में निकलकर सामने आया है कि जो गंगा जल है वो B श्रेणी में है, और कहीं न कहीं नहाने के लिए उपयुक्त है, लेकिन पीने के लिए ये पानी उपयुक्त नहीं है। जिसके बाद से अब कड़े निर्देश और हिदायतें दी गई हैं लोगों को, पर्यटकों को, स्थानीय लोगों को, कि खास तौर पर ध्यान रखा जाए कि इस पानी का इस्तेमाल केवल नहाने के लिए किया जाए, पूजा पाठ के लिए किया जाए, क्योंकि गंगा जल जो है वो कहीं न कहीं आस्था का केंद्र है हिंदुइज्म में, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में। तो इसका उपयोग केवल नहाने के लिए और पूजा पाठ के लिए किया जाए, पीने के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड सरकार ने बेटियों को एक बड़ी राहत दी है। शासन ने नंदा गौरा योजना के तहत 2024-25 के लिए आवेदन करने की तिथि को 30 नवंबर 2024 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2024 कर दी है, जिससे पात्र लाभार्थी अब नंदा गौरा योजना का लाभ लेने के लिए 31 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इसे लेकर आदेश भी जारी किए गए। इस संबंध में आम जनता ने आवेदन आमंत्रण समय की अवधि बढ़ाए जाने का अनुरोध किया गया था,
जिसके बाद की महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने समय अवधि बढ़ाने के निर्देश दिए। इसी क्रम में शैक्षिक स्तर 2023-24 में 12वीं उत्तीर्ण करने वाली बालिकाओं के आवेदन करने की तिथि 31 दिसंबर तक विस्तारित की जाती है। इस विस्तारित तिथि में नए आवेदन 20 दिसंबर 2024 तक ही स्वीकार किए जाएंगे। उक्त तिथि तक प्राप्त आवेदनों में सुधार करने के लिए 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक का समय दिया जाएगा। नंदागौरा योजना को लेकर लगातार लाभार्थियों के द्वारा भी और कुछ आवेदकों के द्वारा भी और जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी यह कहा जा रहा था कि 30 नवंबर की आखिरी तिथि होने के कारण कई समय से जो है कई बालिकाएं जो है इसे भरने से चूक गई हैं, क्योंकि यह प्रक्रिया ऑनलाइन है तो कुछ लोगों को इसमें दिक्कतें आई हैं, जिसके कारण से समय वृद्धि के लिए कहा गया और उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए 31 दिसंबर तक एक महीने का जो है इसमें समय वृद्धि कर दी गई है, ताकि अधिक से अधिक आवेदन जो है वो 12वीं पास की हमारी बालिकाएं हैं वो कर पाए। रुद्रपुर स्टेडियम में राष्ट्रीय खेल के अंतर्गत 3 खेल प्रतियोगिताएं साइकिलिंग, वॉलीबॉल और हैंडबॉल आयोजित होंगे, जिनकी तारीख को लेकर आयुक्त ने नवनिर्मित बहुउद्देशीय हॉल जिसमें कि वॉलीबॉल, हैंडबॉल प्रतियोगिता आयोजित होंगी तथा वेलोड्रम जिसमें कि साइकिलिंग प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी, इसका निरीक्षण किया। बहुउद्देशीय हॉल के निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माण इकाई पेयजल निगम खेल के सहायक अभियंता को हॉल में उचित प्रकाश व्यवस्था, अग्निशमन व्यवस्था के साथ ही पर्याप्त वेंटिलेशन कार्य शीघ्र करवाने के निर्देश दिए। मंडलायुक्त ने वेलोड्रम का निरीक्षण के दौरान उन्होंने वेलोड्रम के कार्य की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने खेल अधिकारी को निर्देश दिए कि वो राष्ट्रीय खेल हेतु जो भी उपकरण आदि खरीदने हैं उनके तत्काल ऑर्डर करें और जो भी आवश्यकताएं हैं उनकी सूची खेल इवेंट मैनेजर को उपलब्ध करवाए, ताकि समय से सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित हो पाएं। उन्होंने खिलाड़ियों के रहने और शौचालय व्यवस्थाओं की भी जानकारी ली और पर्याप्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शौचालयों और स्टेडियम की सफाई हेतु पर्याप्त कार्मिक तैनात किए गए हैं। उन्होंने राष्ट्रीय खेलों की तैयारी और व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग हेतु कमेटी बनाने के निर्देश जिलाधिकारी को जारी किए। यहाँ पे हो रहे हैं, बाय एंड लार्ज काम हो चुके हैं, फिनिशिंग टचेस पे दिए जा रहे हैं, लेकिन आप सही कह रहे हैं क्योंकि कई बार इस तरह के इवेंट्स उसमें काफी चीज़ों को पहले से एंटिसिपेट करना होता है, क्या क्या होगा कैसे होगा। तो ऐसी कमेटी सीएम का एक बना देंगे सुपरविजन के लिए, और जो रेगुलर कोऑर्डिनेशन स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का है उसको भी हम सुनिश्चित कराएंगे। अभी केवल एक यहाँ पे बड़ी कमी एक्सपेंस में आप देखेंगे तो केवल इतना था कि जो ड्रेनेज के काम हो रहे हैं इसकी जो इवेंचुअली निकासी होनी है उस पर पूरी तरीके से होमवर्क नहीं हुआ है, तो आज भी उस पर सहमति बन गई है और इवेंचुअली इस पानी को यहाँ से हम बाहर निकाल देंगे। मेन जो आपका हॉल है उसमें कुछ काम लाइटिंग के बाकी हैं और वेंटिलेशन के बाकी हैं, इस पर भी काम चल रहा है। बाकी जो 14 दिन के आसपास यहाँ पे इवेंट चलेगा उसमें जो रोजमर्रा की देखरेख होगी या मैन पावर चाहिए होगी उसके लिए इस इवेंट मैनेजमेंट कंपनी पैनल पे है, लेकिन स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से अभी कहा गया है कि वो डिटेलिंग इसकी कर लें, उन्हें कहाँ पे कितने लोग किस काम के लिए चाहिए ये इनको मांग लें और एक बार वो आके इसको चेक कर लें। तो कुछ वो तो है तो उसको पहले से देख लें, उसको रिजर्व कर लें और कहीं कोई दिक्कत आएगी तो आगे इसमें जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने बुधवार को ईवीएम वेयर हाउस का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान सुरक्षात्मक दृष्टि से लगाए गए सीसीटीवी कैमरों और अग्निशमन यंत्रों को भी देखा। निरीक्षण के दौरान उन्होंने उप जिला निर्वाचन अधिकारी और सहायक निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिए कि वेयर हाउस में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी जाए तथा सीसीटीवी कैमरे में स्टोरेज ब्रेकअप पर भी नजर रखी जाए। साथ ही अग्निशमन यंत्र की रीफिलिंग करने और वेयर हाउस की साफ सफाई करवाने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार जोशी, तहसीलदार दिनेश कुटौला, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी हंसा दत्त पांडे आदि उपस्थित थे। वहीं प्रदेश की मलिन बस्तियों को फिर से राहत मिली है। अगले 3 साल तक बस्तियों से उजड़ने का खतरा टल गया है, जिस पर कि राज्यपाल द्वारा मोहर भी यहाँ पर लगा दी गई है, जिसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार मलिन
व्यक्तियों को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। जिस तरीके से मलिन बस्तियों के नियमितीकरण को लेकर टालम टोल किया जा रहा है, अब 3 साल का समय और लिया गया है। ये केवल और केवल चुनावी फायदा लेने का फैसला है। जैसे मेरा ये कहना है कि जब पहले पूर्ववर्ती सरकारों ने ऑलरेडी इसमें कहा था कि हम ये करेंगे, तो इसको क्यों 3 साल के लिए टाला जा रहा है? 3 साल का कार्यकाल किसी को कोई राहत नहीं देती। मेरा मानना है सरकार ने कदम उठाते हुए उनको रेगुलराइज करना चाहिए। ये केवल निकाय चुनाव में लाभ लेने के लिए आप 3 साल का लटका रहे हो। एक आदमी को फांसी मिल जाए, उसको कहा जाए कि तेरी फांसी 10 दिन बढ़ा दी जाए, तो उसके लिए मौत है। उसको पता है यार आज मरना था, अभी 10 दिन बाद मरना है, वो 10 दिन और कष्ट में रहेगा। 3 साल ये जितने भी बस्ती वाले इनके दिमाग में ये रहेगा 3 साल बाद फिर हम बेघर हो जाएंगे। तो सरकार अगर वाकई में सरकार की नीयत ठीक है तो इनके पक्ष में सीधे नियम बनाए और उनको रेगुलराइज करे। सरकार के द्वारा मैं वही कह रहा हूँ 2027 में। उत्तराखंड में सशक्त भू कानून पर जनता की राय जानने के लिए तहसील परिसर नरेंद्र नगर में उपजिलाधिकारी देवेंद्र सिंह नेगी द्वारा एक आम बैठक आहूत की गई। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने सुझाव रखते हुए कहा कि उत्तराखंड को भूमाफियाओं के चंगुल से बचाने के लिए हिमाचल की तर्ज पर सशक्त भू कानून लागू किया जाए। निरंतर जन आंदोलनों के बावजूद भी सरकार सशक्त भू कानून पर चुप्पी साधे है। नागरिकों ने ये भी सवाल उठाए कि संयुक्त खाते की जमीन एक ही व्यक्ति खुद कर रहा है और इस तरीके की लचर कानून व्यवस्था से पारिवारिक झगड़े भी बढ़ते जा रहे हैं। वहीं नौसेना दिवस पर उत्तराखंड पूर्व सैनिक लीग के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान नौसेना के पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया और उनके योगदान को याद करते हुए भारतीय नौसेना की गौरवशाली परंपराओं की सराहना की गई। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने नौसेना दिवस के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डाला। बताया गया कि ये दिवस 1971 के भारत और पाकिस्तान युद्ध की जीत और ऑपरेशन ट्राइडेंट की स्मृति में मनाया जाता है। इस ऐतिहासिक अभियान में भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह पर हमला जब हुआ था और इस हमला कर पाकिस्तान के 3 जहाज नष्ट किए थे और समुद्री युद्ध में पहली बार एंटी शिप मिसाइलों का सफल उपयोग भी किया गया था। आज के दिन नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर के ही दिन जो है भारत पाक युद्ध में हमारे नौसेना ने भाग लिया था और बहुत सक्रिय भागीदारी की थी। इसमें हमने करीब 19 जहाज पाकिस्तान के डुबा दिए थे और उसके साथ ही उनके करीब 1900 से भी ज़्यादा सैनिक जो है नौसैनिक खत्म हो गए थे। पूरा कराची हार्बर खत्म कर दिया गया था और उस ऑपरेशन को हम ऑपरेशन ट्राइडेंट कहते हैं, जो कि पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन चलाया था चंगेज खान। उस चंगेज खान ऑपरेशन के विरोध में ये ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया गया। तो उसी दिन से नौसेना ने डिसाइड किया कि 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाएगा। आज के दिन हमने अपने जो हमारे वरिष्ठ नौसैनिक थे, वरिष्ठ नौसैनिक हमारे नरेंद्र जोशी जी हैं, जो कि आज 90 साल की उम्र के हैं। उन्होंने करीब सारी लड़ाइयों में 61 में 65 में 71 की लड़ाई में सब में सक्रिय रूप से भाग लिया। उनका हमने सम्मान किया। कमांडर हीरा सिंह सांगा, जो कि 1971 की लड़ाई के पाकिस्तान वार के टाइम पर जो मिसाइल वोटर ने जो वहाँ कराची हार्बर में अटैक किया था, उसमें उन्होंने सक्रिय भागीदारी की थी। हमने आज उनको भी सम्मानित किया और हमारे सभी जितने हमारे नौसैनिक भाई हैं उन सबको भी हमने बहुत बहुत शुभकामनाएं। लालकुआं नगर में लाखों की लागत से बना पंडित नारायण दत्त तिवारी बारात घर क्षेत्रवासियों के लिए केवल सफेद हाथी साबित हो रहा है। नगर पंचायत द्वारा संचालित इस बारात घर का किराया बहुत अधिक होने के कारण अधिकांश क्षेत्रवासी इसमें अपनी शादी और अन्य समारोह के कार्यक्रम आयोजित करने में असमर्थ है। वहीं उचित रखरखाव न होने के चलते ये बारात घर खस्ता हाल होता जा रहा है। लालकुआं नगर वासियों के मुताबिक क्षेत्र के लोगों के शादी विवाह और अन्य समारोह के आयोजन के उद्देश्य से लाखों रुपए खर्च कर लालकुआं के अंबेडकर नगर वार्ड नंबर 1 में बनाए गए पंडित नारायण दत्त तिवारी मैरिज हॉल का किराया नगर पंचायत द्वारा 15,500 रुपए निर्धारित किया गया है। बिजली, पानी और अन्य सुविधाओं के लिए अलग से रकम चुकानी पड़ती है, जो कि आम नगरवासी के बजट से बाहर है। पंचायत ने आम लोगों की सुविधा के लिए वो मैरिज हॉल तो बनाया है एमडी तिवारी जी के नाम पे,
लेकिन उसमें सुविधाओं के नाम पे जीरो है। इसलिए जीरो है कि जितने पैसे वो वसूलते हैं 15,500 रुपए और पानी का अलग और मोबाइल वैन का अलग, जिससे पैसे वसूलते हैं वो सुविधाएं नहीं है। ना तो वहाँ पर फील्ड की अच्छी व्यवस्था है, फील्ड में इतने गड्ढे हैं वहाँ कि लोग बरसात में पानी भर जाता है, वो पानी भरने की वजह से क्या कीचड़ हो जाती है, तो उनका टेंट जो बाहर के लोग लगाते हैं, जो लोग शादी करवाते हैं अन्य कराते हैं, तो उस टेंट में सब बर्बादी है। तो इसलिए नगर पंचायत को जनता की सुविधा के लिए अगर वो बनाया है तो जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक तो उसका पैसा कम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ गरीब जनता रहती है। एक तो वैसे ही लोगों को जो टैक्स से मार मिल रही है और ऊपर से आप इतना पैसा ले रहे हैं, तो ये जो है गवर्नमेंट जो सुविधा देनी चाहिए आम जनता को, वो सुविधा नगर पंचायत द्वारा नहीं जाती है। लेकिन एक बात और भी कहना चाहूंगा, नगर पंचायत में जो चुने हुए जनप्रतिनिधि होते हैं ना, उनको जनप्रतिनिधि को चुना जाता है जनता की सुविधा के लिए। टैक्स लेने के लिए तो सरकार काफी है, आप जनता की सुविधा के लिए जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो जनता की सुविधा के बारे में सोचते हैं ना, लेकिन जनता की सुविधा के बारे में वो भी नहीं सुनते हैं, वो भी नहीं जानते हैं, ना म्यूनिसिपैलिटी एक्ट 1916 की धाराओं के विवरण के बारे में जानते हैं। जैसा उनको बताया जाता है, जैसा उनको घुमाया जाता है, वो लोग वैसे ही घूमते चले जाते हैं। लालकुआ शहर में तिवारी बैंक्वेट हॉल बना रखा है, जो इसमें बारातों के लिए बनाया गया, लेकिन लालकुआ शहर में अधिकतर लोग निचले तबके के लोग रहते हैं, लेकिन इतना महंगी जो फीस रहती है बारात घर की, उसको लेकर यहाँ बैंक्वेट हॉल अधिकतर खाली रहता है, क्योंकि नाम की बुकिंग होती है, क्योंकि जिसकी फीस है 15,500 रुपये और प्लस पानी, जिसमें 700 का पानी का लिया जाता है। टोटल 16,200 रुपये जो नगर पंचायत द्वारा लिया जाता है। ये कहने के बहुत गरीब आदमी के लिए आर्थिक बोझ है। हमारी चीजें मांगे कि ये जो फीस है इसको तत्काल कम किया जाए, और जितना भी जिस हालत में यह बैंक्वेट हॉल बना हुआ है, जगह चाहे इसमें पानी की बात की जाए, चाहे इसके रंगे पुताई की जाए, ये जगह हाथ में पूरे 9 साल रहते हैं, जो 15,000 उसको घटा। तो जहाँ शादियाँ होती हैं उस हॉल का जो किराया है बहुत ज़्यादा है। एक आम आदमी और पब्लिक के लिए इतना 15,500 रुपये देना बहुत भारी पड़ जाता है। इसलिए उस बैंक्वेट हॉल में आदमी नहीं जाना चाहता। और अम्बेडकर पार्क जो बैंक्वेट हॉल है उसमें इतना स्पेस नहीं रहता है कि जहाँ पर पार्किंग और गाड़ी खड़ी करने की समस्याएं आती हैं, और अगर शादी का प्रोग्राम थोड़ा बड़ा है तो दिक्कतें आती हैं। और दूसरी बात कि उसमें और लाइट के लिए अलग से पेमेंट करना पड़ता है, और सरकारी बैंक्वेट हॉल जो है उनमें शादी करना ज़्यादा पसंद करता है। इससे सरकार को बहुत गरीबों के लिए बहुत अधिक है, इसको कम किया जाए और वहाँ सुविधाएं बढ़े जाए। न लैट्रिन की सुविधाएं हैं, बारिश में पानी इतना भर जाता है तालाब बन जाता है, वहाँ टॉयलेट की सुविधा नहीं है। ये सब सुविधाओं को सुविधाएं दी जाए और उसका रेट कम से कम किया जाए, क्योंकि लालपुर गरीब जनता को इसका फायदा हो सके। ना बिल्कुल सुविधा नहीं हो पा रही गरीबों को। गरीब आदमी परेशान है, मेरे घरों में कर रहा है, इधर उधर कर रहा है। इतना पैसा देने के बाद इसके बाद 4-5 हज़ार रुपये अपने बैंक वैन के देने को, टॉयलेट वाले को देना है, तो इसके बाद टेंट वाले को देना, तो फायदा क्या हुआ बैंक्वेट हॉल का लालपुर की जनता के लिए। ये शासन से मैं यही मांग करता हूँ कि इसका शुल्क को कम से कम किया जाए और गरीबों के लिए प्राथमिकता से। चलिए उत्तराखंड बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे हिंदुस्तानी के साथ।